हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे स्वस्थ व्यस्त मस्त और ज़बरदस्त होंगे। हम लोग यूपीडब्ल्यूएससी प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं। इसमें सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र के लगभग 18वें भाग में हम पहुंच चुके हैं। हम आपको 90 प्रश्न पत्र सॉल्व कराएंगे, तो इसकी ज़बरदस्त व्याख्या भी होनी है। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न क्या भी है, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1964 में, ऑप्शन बी 1969 में, ऑप्शन सी 1972 में, ऑप्शन डी 1981 में। देखिए सर, अगर हम बात करें जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम का जो मतलब क्रियान्वयन है वो बेसिकली कब हो गया था, तो ये हो गया था 1969 में। कब हो गया था? 1969 में। इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ था कि इसके तहत परिवारों में किसी शिशु के जन्म अथवा मृत्यु हो जाने पर जन्म मृत्यु रजिस्टर कार्यालय में पंजीकरण कराना पड़ता था। उससे पहले ये नियम नहीं था, लेकिन 1969 के बाद ये सारी प्रक्रिया लागू हो गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या भी है, कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 ने किसके तहत स्वच्छ ऊर्जा उपकर को प्रतिस्थापित किया है? स्वच्छ हवा उपकर, पर्यावरण उपकर, जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर, स्थिरता प्रतिपूर्ति उपकर। तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए जो कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 है, इसके तहत स्वच्छ ऊर्जा उपकर को जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर ने जो है प्रतिस्थापित किया। ठीक है, जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर ने प्रतिस्थापित किया। इसके स्थान पर कोयला उत्पादन पर उपकर का प्रावधान किया गया है। इसके स्थान पर जो आपका का ये था, इसके स्थान पे कोयला उत्पादन पर उपकर। बात क्लियर है, ये सही हो जाएगा आपको। चलिए तीसरा प्रश्न लेते हैं भैया। क्या है तीसरा प्रश्न, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। किसने शुरुआत करी थी ये पूछा जा रहा है। देखिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ राजस्थान सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान में क्या हुआ था मेरे भाई, आपको पता है, एक तिथि आपको याद करनी है, 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसकी नींव रखी थी। नींव कहाँ पे रखी थी? तो इसकी नींव जो है वो राजस्थान के नागौर जिला में, ये जिला कौन सा था? नागौर था। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में इसकी नींव रखी गई थी, ये पंचायती राज प्रणाली की। लेकिन इसकी बेसिकली अगर बात की जाए, संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? आपसे पूछा था, इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो संवैधानिक दर्जा इसको मिला आपके 73वां संविधान संशोधन हुआ था। 73वां संविधान संशोधन ये हुआ था आपका 1992 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसी के तहत जो 73वां संविधान 1992 में हुआ, इसी के तहत जो है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसके बाद जो है आपके मध्य प्रदेश में सबसे पहले इसको किया था। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, सर्वप्रथम पंचायती राज यहीं शुरू हुआ था। लेकिन अगर यही पूछ ले कि जो है संवैधानिक दर्जा देने के उपरांत कब, तो मध्य प्रदेश आपको आ जाएगा। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, किस संविधान संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया है? ठीक है, बताइए किसके द्वारा पारित किया गया है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 101 के तहत किया गया है, या आपका अनुच्छेद 104 के तहत किया गया है, या आपका अनुच्छेद 102 के तहत किया गया है, या आपका अनुच्छेद 103 के तहत किया है? बताइए इसमें क्या राइट आंसर होगा। देखिए अगर हम बात करें संविधान संशोधन की, तो संविधान संशोधन बेसिकली अगर जैसे पहला संविधान संशोधन कब हुआ था प्रश्न आता है, तो ये 1951 में पहली बार संविधान संशोधन हो चुका था। बात क्लियर है? तो जो संविधान संशोधन पहली दफ़ा हुआ था उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है अलग अलग से आई थी कि साहब इसमें ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके इसको जान लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें 101वां संविधान संशोधन की, 101वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये बेसिकली 2016 में हुआ था। और ये किसके लिए हुआ था? तो ये हुआ था, आपको पता है, ये जीएसटी, अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े हैं, जीएसटी के लिए हुआ था। ठीक है, 2016 में। और यह संशोधन जो है मतलब होने के बाद जो है जीएसटी को अनुसमर्थन देने वाला जो पहला राज्य था, पूछा जाता है जीएसटी को अनुसमर्थन देने वाला पहला राज्य आपका असम था। ठीक है, असम ने पहले अनुसमर्थन दिया था। यहाँ पे बात कर लेते हैं 102 की। 102वां संविधान संशोधन जो है, इसमें एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, क्या राष्ट्रीय
पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है ये आया था, इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। मतलब ये है कि अब संविधान में इसका वर्णन कर दिया गया था, किसके तहत, इसको 342 क के तहत जो है तथा 342 क को अंतः स्थापित कर दिया गया और इस संविधान संशोधन के द्वारा 338 के खंड 10 में संशोधन करके जो है अनुसूचित जातियों के प्रति निर्देश व इसका अर्थ आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रति दिशा निर्देश माना जाएगा और 366 में एक नया खंड 26 का अंतः स्थापित किया गया। मतलब ये कि पिछड़ा वर्ग आयोग जो है अब इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया था। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन क्या था, तो भैया 103वां संविधान संशोधन जो है ये बेसिकली आपका 103वां संविधान संशोधन जो था वो EWS के लिए था। ठीक है, ये इसका प्रभाव कहाँ पे देखा, तो इसका प्रभाव आपके अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16, इस 15 का 6 और 16 का 6 ये दोनों जगहों पे दिखा था। बात क्लियर है। इस और उसके बाद आपका यहाँ पे आता है 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन जो है ये आप एक एंग्लो इंडियन नाम सुनते रहे होंगे। क्या, एंग्लो इंडियन का जो नाम सुनते हैं, बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये समाप्त पूछा था कब किया गया, तो ये समाप्त किया गया 25 जनवरी सन 2020 को ये समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और आंग्ल भारतीयों की कुल संख्या मतलब पूरे भारत में 296 है, तो इसके द्वारा 25 जनवरी 2020 से ये प्रभावी हो गया। तो बेसिकली हमसे पूछा गया था, हमसे ये पूछा गया था कि जो है आर्थिक आरक्षण के आधार पर कब दिया गया, तो 103वां संविधान संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच है, शहनाज खान, सुषमा बधू, छवि रजावत या आरती देवी। बताइए सर क्या होगा इसका। देखिए अगर हम बात करें 2011 का चुनाव हुआ था, 2011 के चुनाव में पहली दफ़ा राजस्थान के कहाँ पे, राजस्थान के टोंक ज़िले में, राजस्थान का एक टोंक ज़िला था जिसकी एक पंचायत थी, कौन सी, सोड़ा पंचायत। इस सोड़ा पंचायत की जो ये कह सकते हैं महिला सरपंच जो बनी थी वो बेसिकली जो है आपका इसमें छवि रजावत, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, छवि रजावत जो है शंडा पंचायत की पहली अध्यक्ष बनी थी, पहली ग्राम प्रधान कह सकते हैं आप बनी थी। ठीक है, और 2013 में जो है ये चुनाव 2011 में चुनाव लड़ी सरपंच के साथ जो है बनी। और इसके 2013 में एक और काम हुआ इसके लिए, महिलाओं के लिए, इसमें भारतीय महिला बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, इसमें क्या हुआ, भारतीय महिला बैंक की निदेशक मंडल में उनकी नियुक्ति की गई। छवि किसी ग्राम पंचायत की पहली महिला सरपंच थी। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट बढ़िया है, छवि रजावत इसमें राइट आंसर होगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ये कई दफ़ा आ चुका है, लेकिन कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोत्तम शिखर है। आप देख पा रहे हैं, मतलब पश्चिमी घाट से यूपी एग्जाम में पूछ रहा है, तो बेसिकली आप यूपी पीटी की तैयारी करें तो आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी सी अपडेट होनी पड़ेगी। इसमें अनाईमुडी राइट आंसर आपका है। अनाईमुडी का क्या है, पश्चिमी घाट का विस्तार जो है ताप्ती के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक, मतलब आपके ताप्ती मुहाने से लेकर के यहाँ कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। तो बेसिकली पश्चिमी जो अनाईमुडी है ये पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है वो 2695 मीटर है। ठीक है, यह चोटी अन्नामलाई का भाग है। ठीक है, अन्नामलाई जो पर्वत है उसका भाग है, तो उसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्या है, यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियाँ क्या कहलाती है, रिज्स, रेंस, क्रेटर या डेंस। बताइए सर इसमें क्या होगा। देखिए अगर हम बात करें इसकी, जैसे आपको पता है कि जो ये आप इसको देखेंगे तो पहले एक गोंडवाना लैंड हुआ करता था, नीचे गोंडवाना लैंड, यहाँ पे यूरेशिया। तो भारत जब बढ़ा तो भारत और यूरेशिया प्लेट की टक्कर हुई, तो इसके परिणाम स्वरूप ही लंबवत घाटियाँ बनी और जिन्हें क्या कहते हैं, दंश घाटियाँ कहते हैं। ठीक है, दंश घाटियाँ कहते हैं। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर लेते हैं। 8वां नंबर क्या है, बहुत प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणी भाग जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है, क्या है, यूरेशिया प्लेट, टेथिस सागर, भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, गोंडवाना भूमि। देखिए अगर हम बात करें तो पहले पैंजिया और पैंथलासा दो पार्ट हुआ करते थे, तो पैंजिया आपकी पूरा पार्ट हुआ करता था। बात क्लियर है। अब पैंथलासा जो है सागर हुआ करता था, तो पैंजिया का ही भाग है आपका। जैसे यहाँ पे हम बात करें आपका गोंडवाना लैंड जो है, ये गोंडवाना लैंड है,
गोंडवाना लैंड, ठीक है। जो गोंडवाना लैंड है ये बेसिकली गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड हो गया और यहाँ यूरेशियाई प्लेट, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए कि गोंडवाना लैंड से अब यूरेशियाई प्लेट इधर हो गई, गोंडवाना लैंड इधर हो गया। तो पूछा जा रहा है किसके उत्तरी भाग में अंगारा भूम, तो अंगारा भूम और गोंडवाना भूम ये सारी चीज़ें थी। तो जो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसके अनुसार कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे। ये पूरा जो पार्ट है ये पैंजिया कहलाता था। क्या कहलाता था? पैंजिया कहलाता था मेरे भाई, ठीक है। पैंजिया कहलाता था और इसके चारों बृहद महासागर हुआ करता था जिसको पैंथालासा, जैसे ये पता है ये सागर जो है ये पैंथालासा हो गया, ठीक है। ये पैंथालासा हो गया। अंतिम त्रियासिक युग में पैंजिया का विभाजन हुआ और इसका प्रारंभ में उत्तरी भाग जो उत्तर एक भाग जो है उत्तर की और दूसरा भाग दक्षिण को प्रभावित हुआ। उत्तरी भाग जो है वो लॉरेंसिया इसी को यूरेशिया बोलते हैं, इसको अंगारा लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंगारा लैंड, ठीक है। ये अंगारा लैंड हो गया उत्तरी भाग, और दक्षिणी भाग जो है ये आपका गोंडवाना लैंड कहलाया, ठीक है। ये दोनों स्थलों के बीच एक उथला व संकीर्ण महासागर खुला जिसको हम टेथित सागर ही कहते हैं। क्या कहते हैं? टेथित सागर। तो बेसिकली अगर इसमें देखा जाए क्या कह रहा है कि अंगारा भूमि स्थित है, मतलब यहाँ पे किसकी? तो गोंडवाना भूमि की हम बात करें। गोंडवाना भूमि बहुत प्राचीन विशाल का एकीकृत पैंजिया का दक्षिणी भाग है गोंडवाना भूमि, जिसको उत्तर में अंगारा भूमि स्थित है। तो जाहिर सी बात है ये सही हो जाएगा। और टेथित सागर आपको पता ही है, जो आज आपका हिमालय है वो पहले टेथित सागर हुआ करता था। तो भारतीय प्लेट और इधर से यूरेशियाई प्लेट की टक्कर हुई तो बेसिकली ये उठ गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्या है भैया? प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र, जिसे क्या कहते हैं? छोटा नागपुर पठार, दक्कन का ट्रैप, सिंगूर पठार या रोहतास पठार। देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो मेसोजोइक युग में देखिए अगर ये जो भारत आपका है ना, ये जो भारत, तो बेसिकली ये 3 पार्ट में डिवाइड था, ठीक है। दक्कन का ट्रैप हुआ करता था, उसके बाद जो है आपका यहाँ पे झारखंड का जो एरिया वो हुआ करता था और नीचे आपका सारी चीज़ें हैं, ठीक। दक्कन का ट्रैप, तो दक्कन का ट्रैप जो है इसका निर्माण जो है मेसोजोइक महाकल्प के क्रेटेशियस कल्प में हुआ था। इस समय विदर्भ जो है क्षेत्र में ज्वालामुखी की दरारी उद्भेदन का लावा बृहद उद्गार हुआ। इसमें 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक आच्छादित हुए। दक्कन का ट्रैप जो है आप इधर देख पा रहे हैं और ये करीब महाराष्ट्र यहाँ से शुरू होता है, महाराष्ट्र से शुरू होता है, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा राज्यों में जो है ये फैला हुआ है। तो बेसिकली लावा जो है बेसाल के उपक्षय से काली मिट्टी का विकास इन क्षेत्रों में हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो दक्कन का पठार हो जाएगा, दक्कन ट्रैप, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। ये जो है आपका काली मिट्टी के लिए फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भैया? अगला है आपका चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह किसके दक्षिण ओर स्थित है? बैतरणी डेल्टा के, ब्राह्मणी डेल्टा के, बुधुबलंगा डेल्टा या महानदी डेल्टा? बताइए सर इसका क्या राइट आंसर होगा। देखिए अगर हम बात करें चिल्का झील की तो चिल्का झील जो है यहाँ पे दिया भारत है, भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी झील है। क्या है? एशिया की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी झील है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी। अगर हम एशिया की बात करें सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। बात क्लियर है? यह झील समुद्र का ही भाग है जो महानदी द्वारा, जो जैसे ये जो आपका ये है, ठीक है, तो यही बेसिकली महानदी, तो महानदी का जो डेल्टा है तो महानदी द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा हो जाने से समुद्र से अलग हो गई है, ठीक है। बेसिकली नहीं तो ये समुद्र में पहले जुड़ी हुई थी लेकिन अभी ये अलग हो गई है। बेसिकली अगर इसमें बात करें दक्षिण को कौन से स्थित है तो बाहर जो है महानदी डेल्टा स्थित है। बात क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पर। क्या है 11 नंबर? भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष कानून पारित किया? देखिए राजा राम मोहन राय के सहयोग से, आपको पता है राजा राम मोहन राय के सहयोग से इसने जो है समाप्त किया। ये कहा जाता है कि जो है अकबर ने जो है समाप्त करने का प्रयास किया। तो अकबर अगर कभी आपसे आ जाए तो बिल्कुल ये गलत बात है, अकबर ने इसको समाप्त नहीं करने का प्रयास किया था, बल्कि जो महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो जाती थी तो वो बेसिकली जब वो विधवा हो जाती थी, सुंदर दिखती थी, तो वो एक अकबर के समय में हुआ करता था हरम। तो हरम जो है बेसिकली यहाँ पे इनको लाया जाता था और इनसे जो है वैश्यावृत्ति कराई जाती थी, ठीक है। तो इसने कोई प्रयास नहीं किया था। अगर कभी आपको ऐसा लग रहा तो बहुत ही गलत लग रहा है आपको, ठीक है। ऑप्शन ए 1819 में, ऑप्शन बी 1825 में, ऑप्शन सी 1829 में, ऑप्शन डी 1832। बताइए इसमें क्या राइट आंसर होगा। देखिए
अगर हम विलियम बेंटिक की बात करें तो विलियम बेंटिक जो है, ठीक है, विलियम बेंटिक की बात करें तो विलियम बेंटिक जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल था। क्या था? भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है। इसका कार्यकाल जो था वो बेसिकली 1828 से लेकर के 1835 तक था, मतलब 7 साल इसने जो किया था। इसने जो है राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में क्या किया? सती प्रथा का अंत करा दिया, ठीक है, सती प्रथा का अंत करा दिया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें नंबर पर। क्या 12वां नंबर है? वर्ष। गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी, खालसा की नींव रखी थी। कब रखी थी भैया? 1679 में, 1684 में, 1691 में या 1699 में। देखिए गुरु गोविंद सिंह जो है, गुरु गोविंद सिंह वैसे समझिए हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं। गुरु गोविंद सिंह जो है, गुरु गोविंद सिंह जो है ये आपके 10वें गुरु थे। क्या थे? 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। इन्होंने 1699 में जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। क्या? खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। यह दरअसल ये जो खालसा पंथ था, यह सैनिक के संतों का एक समूह हुआ करता था। इस्लामिक युग में सिखों के उत्पीड़न ने खालसा की स्थापना को प्रेरित किया था, जो अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता का पंथ है। खालसा ऐसे पुरुष और महिलाएं हैं जिन्होंने सिख विपत्तिमा समारोह में भाग लिया हो और सिख आचार संहिता और परंपराओं का सख्ती से पालन किया है। 5 भौतिक वस्तुएं इनके कही जाती है। तो वस्तुएं कीस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण धारण करते हैं। तो इसमें बेसिकली जो है आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1699 हो जाएगा ना। यूपीटीपीएससी ने हालांकि जो है इसमें गलत आंसर दिया था, तो ये 1700 जो है 2 दिया था, तो बेसिकली गलत है, वो आपका 1699 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी था। इसने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन कब किया था? 1862 में, 1876 में, 1884 में, 1891 में। देखिए हम बात करते हैं कि इसकी भारतीय राष्ट्रीय संघ की, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसकी स्थापना जो है 1884 कब? 1884 में A.O. ह्यूम ने की थी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने जो है, दादा भाई नौरोजी सुझाव दिए थे कि इससे आपका कुछ नहीं होने वाला। ये बेसिकली जो पढ़े लिखे भारतीय थे उनका एक संगठन, भारतीय राष्ट्रीय संघ जो इनका संगठन था। तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर जो है पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यही जो संगठन था यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में परिवर्तित हो गया। परिवर्तित कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गया। आपको पता है इसमें 72 प्रतिनिधि थे और जो है 72 प्रतिनिधि में भाग लिया था। और ये इसकी स्थापना जो है ग्वालियर टैंक क्षेत्र में, कहाँ पे? गोकुलदास तेजपाल, ये भी आप नोट कर लीजिए ना, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। इससे पूर्ववर्ती संगठन ये क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। तो इसकी स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? बेसिकली राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही होगा, 1884 में। बात क्लियर है? तो 1884 में कांग्रेस से पहले भी ये संगठन यही बना था। बाद में जो है दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण हुआ, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। गुरुमुखी कागज स्वदेश सेवक के नाम से प्रचलित था, जिसमें सामाजिक सुधार का समर्थन किया जाता था और साथ ही भारतीय सैनिकों से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की मांग की गई थी। को उस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बैंगलोर से किसने प्रकाशित किया था? GD कुमार ने, तारकनाथ दास ने, लाला हरदयाल ने या अजीत सिंह ने? देखिए ये सारे प्रश्न जो आपको लूसेंट टाइप किताबों में नहीं मिलेंगे, ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे ये मैं जो करवा रहा हूँ आपको जूनियर स्टूडेंट के एग्जाम का प्रश्न है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? ऐसे प्रश्न आपके सामने आते रहेंगे। देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं? स्वदेश सेवक, किसकी बात कर रहे हैं? स्वदेश सेवक समाचार की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्वदेश सेवक समाचार पत्र जो है इसकी बात कर रहे हैं। ये बेसिकली किस लिपि में लिखा था? तो गुरुमुखी लिपि में। पूछा जाता है आपसे तो ये बेसिकली गुरुमुखी
लिपि में जो है ये लिखा गया था। ठीक है, लेखक कौन थे इसके, ये कौन प्रकाशित करते थे, तो ये प्रकाशित करते जीडी कुमार। कौन थे, जीडी कुमार। जीडी कुमार जो है इसका प्रकाशन करते थे। यह समाचार पत्र आपको जैसे ऊपर लिखा ही है, यह समाचार पत्र सामाजिक सुधार का समर्थन करता था तथा भारतीय सैनिकों से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की मांग करता था। ठीक है, और इस समाचार पत्र से तारकनाथ दास भी जुड़े हुए थे, जो इसमें आप देख रहे हैं तारकनाथ दास, तो बेसिकली ये भी जुड़े हुए थे। लेकिन प्रकाशन कौन करता था, तो प्रकाशन करते थे जीडी कुमार। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के प्रथम बार अध्यक्ष कब बने थे, 1932 में, 1938 में, 1939 में, 1941 में। बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। देखिए अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1938 का हरिपुरा अधिवेशन था। कौन सा, हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन जो था, इसमें जो है पहली दफ़ा सुभाष चंद्र बोस, पहली बार सुभाष चंद्र बोस जी जो है ये इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। उसके बाद आपका 1939 भी हुआ, और ये हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, इसमें भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। गांधी जी के जो समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया थे, उनको इन्होंने 1939 में हराया त्रिपुरी अधिवेशन। लेकिन चूंकि गांधी जी के कैंडिडेट हराया था, तो जो कांग्रेस पार्टी में सामंजस्य नहीं बन पा रहा था, तो चूंकि इनका सीधे जो है सुभाष चंद्र बोस जी का गांधी जी से विवाद हो गया, तो इन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। क्या किया इन्होंने, इस्तीफा दे दिया। और जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो इसको ही त्रिपुरी संकट कहा गया। क्या कहा गया, त्रिपुरी संकट के नाम से कभी अगर आप प्रश्न बने तो ये बेसिकली यही था, त्रिपुरी संकट कहा गया। तो पूछा रहा प्रथम बार अध्यक्ष कब बने, तो प्रथम बार जो अध्यक्ष बने थे वो 1938 में ही बने थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब उसके बाद जब इन्होंने 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता न करके बल्कि इस्तीफा दे दिया, तो 1939 में ही इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 3 मई को, 3 मई 1939, और 27 अप्रैल 28 अप्रैल को इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो था ये बेसिकली विशुद्ध राजनैतिक संगठन था। क्या था, राजनैतिक संगठन था। बात क्लियर है। तो सर इसमें आपका हो जाएगा, तो इसमें राइट आंसर आपका बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, वर्ष ... में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास सवाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया। कब पराजित किया था भैया, 1609 में, 1610 में, 1612 में, 1618 में। बताइए इसका क्या होगा। देखिए अगर हम बात करें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो एक हुआ था स्वाली का युद्ध। क्या हुआ था, स्वाली का युद्ध हुआ था। स्वाली का युद्ध हुआ था, ये हुआ कब था, तो ये बेसिकली हुआ था आपका 1612 में, 1612 में हुआ था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली सेना के बीच हुआ था। ये भी अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच में स्वाली का युद्ध, स्वाली है भैया, ये स्वाली का युद्ध है। ठीक है, अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में हुआ था। ठीक है, ये सेना के बाद सूरत के पास जो है ये स्थान पड़ता, स्वाली एस्चुरी में हुआ था। और इस युद्ध में बंगाली जो पुर्तगाली सेना थी वो पराजित हुई, पुर्तगाली हारे और अंग्रेज जीते। तो ये कब हुआ था, तो जैसे हमने आपको बताया ये हुआ था 1612 ईस्वी में। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, क्या है भैया, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1991 में, 1994 में, 1999 में या 2001 में। बताइए इसका क्या होगा। देखिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम जो है भारत के वाणिज्य संघों की प्रतिनिधि संस्था है, जिसकी स्थापना जो है ये 1920 में हुई थी। ठीक है, जिसकी स्थापना भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, इसकी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल। ठीक है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम भारत के जो है ये 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन जो है कुछ टाइम बाद यूपी के एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको हम एसोचैम, जैसे इसका फुल फॉर्म ऐसे है ASSOCHAMUP, इसमें इसको अगर देखा जाए तो इस ए से होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स
एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका पूरा नाम जो है एसोसिएशन ऑफ एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, हुआ था, इसके नाम से जाना जाता है। यह एक राज्य स्तरीय व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख चैम्बर है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों की बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। और इसकी स्थापना जो है एसोचैम यूपी की स्थापना 1994 में हुई थी। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 1994 में एसोचैम की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में किसको प्रोत्साहित करना है? कृषि नवाचार को, डिजिटल वॉलेट को, स्वदेशी या विशेष उत्पाद को, कंप्यूटर के ज्ञान को। देखिए अगर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP ये योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को विकसित करने के लिए एक नई पहचान दिलाने के लिए इस योजना को जो शुरुआत की गई थी वो 24 जनवरी 2018 को की गई थी। 24 जनवरी 2018 को ये शुरू की गई। योजना जो है योजना उद्देश्य जिले की भौतिक स्थिति के अनुसार बेहतर प्रोडक्शन करना है जिससे क्षेत्र के युवाओं को क्षेत्र में ही रोजगार मिल सके। इससे पलायन की समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली स्वदेशी और विशेष उत्पाद पे इस पर काम किया गया। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, उत्तर प्रदेश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान हैं? 10, 12, 16 या 19? देखिए उत्तर प्रदेश में जो है अगर हम इसकी बात करें कि कितने क्षेत्र विद्यमान हैं, ठीक है, अगर हम कितने क्षेत्र विद्यमान हैं इसकी बात करते हैं 19 नंबर, तो इसमें देखिए अगर विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं तो विशेष आर्थिक क्षेत्र से तात्पर्य क्या है? देखिए जहाँ पे सरकार जो है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, क्या निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले आर्थिक क्षेत्रों को विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। मतलब निर्यात के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाता है वही विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 19 कुल 19 और वर्तमान में अभी अगर आपकी बात करेंगे तो अभी 20 जो क्षेत्र हो गए हैं, ऐसे जेड अधिसूचित किया गया है, ठीक है। अभी 20 हो गए हैं, लेकिन अभी इसके हिसाब से 19 आप मारेंगे, अभी वर्तमान में 20 हो गए हैं। इसकी शुरुआत जो है अगर बात करें जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र की, तो इसकी शुरुआत जो है ये बेसिकली की गई थी सन 2005 से। बात क्लियर है? तो इसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 19। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर, डाडाडा उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों तथा गाथा गीत का नृत्य नाटक है। ऑप्शन ए घूमर, ऑप्शन बी कालबेलिया, ऑप्शन सी स्वांग, ऑप्शन डी पुलिकली। देखिए अगर कालबेलिया डांस है तो ये राजस्थान का, यहाँ तो होता नहीं, ठीक है। घूमर भी आपका राजस्थान का ही है, तो बेसिकली ये दोनों तो ऐसे ही आप काट दीजिए। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो यहाँ स्वांग आएगा। क्या आएगा? स्वांग आएगा। स्वांग गीत जो है ये बेसिकली उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है। इसका मंचन भी नौटंकी की भांति किया जाता है। स्वांग कलाकार विभिन्न वेशभूषा में स्वांग भरकर आपसी संवादों गीतों के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। तो क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।